अनमोल पिंकी के शौहर के साथ तो आपकी पुरानी कोई चपकलश चलती आ रही है। ये आखिर क्या राना अकरम ने क्या किया आपके साथ? तो रानी अकरम ने और इसके पीछे जो इतने बासर लोग हैं ये राना अकरम वगैरह, माफिया है पूरा। आप बासर की बात करते हैं, पिंकी को चलाने वाले ये लोग हैं, आप कहती हैं राना अकरम पता वगैरह। नहीं कितनी पिंकियां इन्होंने बनाई हैं। ये कोई एक पिंकी होगी? आप सोचे ना जरा। आपको भी पिंकी बनाना था इन्होंने। हम लोग एक दूसरे के घर में गेट टुगेदर कभी हो जाता था, कभी पार्टीज, हैवी पार्टीज भी हो जाती थी। हैवी पार्टी से मुराद हैवी पार्टीज आप समझ ले, उसमें ड्रग्स भी होती थी, सब कुछ होता था, उसमें पिल्स भी होती थी, डेफिनेटली और उसमें डांस और मुजरे भी होते होते थे। एक पुलिस वाला वहाँ पे पार्टीज को सिक्योरिटी फराहम कर यस, राना अकरम है ये। ऑलमोस्ट जितनी भी लाहौर में बड़ी बड़ी पार्टीज होती थी, उनको जाके खुद उनके डाले बाहर खड़े होते थे। पार्टी में ड्रग जरूर होती थी, वो नहीं पता कहाँ से आती थी। कहाँ से आती थी, लेकिन सुनने में आया था कि ये राना अकरम प्रोवाइड करता था। आपके कहने का मतलब ये है कि 2024 में जो राना अकरम साहब की सरबराही में रेड हुई थी आपके घर, आप कहती हैं वो रेड फेक थी और मनशियात पुलिस ने खुद आपके घर रखी। 2 दिन के बाद फिर फोन आता है कि हाँ की किताई। मैंने कहा किस बारे में? वो 50 लाख रुपया नहीं देना तू? 50 लाख नहीं, फिर 70 लाख हो गया। कहता 70 लाख रुपया भेज दे। मैं कहा कल 50 से 70 हो गया, 2 दिन का इतना एक्स्ट्रा होता है। इन्होंने बोला था रानी अकरम ने कि अगर तुम नहीं मानते हो ना कि ये मंशियात तुम्हारी है, तो बीवी को भी नामजद करेंगे। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बीवी के तुम्हारे सामने कपड़े उतारेंगे। ये किसने कहा? रानी। ये आ गया मेरी गाड़ी में, कहता अपने मोबाइल बंद कर। मैंने मोबाइल बंद किया। मोबाइल बंद करने के बाद ना मुझे कहता तुमने ना मुझे 50 लाख रुपया देना है। मैंने 2 कुराता मेरे नाम। नाज़रीन, अनमोल पिंकी जैसे ही मंजरेआम पर आई है, उनके शौहर यानी राना अकरम का नाम भी सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ जब राना अकरम का नाम आता है तो मारूफ स्टेज अदाकारा निगार चौधरी के बयानात भी सामने आ जाते हैं। उन पर किस तरह से रेड की गई, वो उन पर क्या इल्जामात लगाती हैं, या तमाम तर मामलात किस तरह से चले। हमारे साथ आज की इस पॉडकास्ट में मौजूद होंगी मारूफ स्टेज अदाकारा निगार चौधरी साहिबा। उनसे ही बात करते हैं। अच्छा निगार साहिबा, अनमोल पिंकी के हस्बैंड पे हम बात करने लगे हैं। बहुत सी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वीडियोस पड़ी हैं। आप एक अहद करें, अपने ज़मीर की अदालत में खड़े हो के आपने ये करना है कि आप जो बात करेंगी वो सच करेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं करेंगी। नहीं करूंगी, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर करती हूं। और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप बात करेंगी, और जितने बयानात हैं इसके जिम्मेदार आप होंगी। जी ठीक है। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब अनमोल पिंकी मंजरेआम पे आई तो उसके बाद राना अकरम का केस भी मंजरेआम पे आ गया। जी। और उसके बाद हमें पता चला कि अनमोल पिंकी के शौहर के साथ तो आपकी पुरानी कोई चपकलश चलती आ रही है। ये आखिर क्या राना अकरम ने क्या किया आपके साथ? क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती नजर आ रही हैं? आप उनके खिलाफ पर्चों के ऑर्डर्स भी लेती नजर आ रही हैं? अच्छा, ये जो इशू शुरू हुआ था तकरीबन आज से 2 साल पहले, 2 से 2.5 साल पहले, ठीक है, उस टाइम मैंने चीख के बोला था कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, प्लीज़ मेरा ख्याल किया जाए। मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में, और उस प्रेस क्लब में जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको इन्होंने दबा दिया। अच्छा जी, रानी अकरम ने और इसके पीछे जो इतने बासर लोग हैं ये राना अकरम वगैरह, माफिया है पूरा। आप बासर की बात करते हैं, आप देखें ना, एक बंदी 18 साल से काम कर रही है और इनके जेरे नगर काम कर रही है, तो ऐसे थोड़ी कर रही है। एक आम काम नहीं, उसने पूरे पाकिस्तान को पिंकी की बात कर रही हैं? मैं पिंकी की बात कर रही हूँ। ठीक है, यानी पिंकी को चलाने वाले ये लोग हैं, आप कहती हैं राना अकरम वगैरह। कितनी पिंकियां इन्होंने बनाई हैं। ये कोई एक पिंकी होगी? आप सोचे ना जरा। आपको भी पिंकी बनाना था इन्होंने? नहीं, मुझे क्यों पिंकी बनाना था? मैं तो अल्लाह माफ करे इन चीजों से बहुत दूर हूँ। नहीं, कभी ऑफर तो की होगी ना इन्होंने कि ये काम करें? खैर मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मेरा इन चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है। मुझे इन चीज़ों का मतलब, क्योंकि हम लोग तो अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ होते हैं, अपने काम का हमें नशा होता है, हम इन चीज़ों को नहीं करते। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई राना अकरम से? पहले यहाँ से स्टार्ट करते, फिर बाद में बताइएगा कि आखिर ये आपके पीछे क्यों पड़े हुए? जी ठीक है। जी, राना अकरम से पहली मुलाकात आपकी, इंस्पेक्टर राना अकरम साहब का इंस्पेक्टर और मौजूदा पिंकी के शौहर, जी, इनसे मुलाकात कब हुई? इनकी मुलाकात मेरी एक पार्टी में होती है। उन दिनों में हम लोग, कोरोना का टाइम चल रहा था, हम लोग एक दूसरे के घर में गेट टुगेदर कभी हो जाता था, कभी पार्टीज, हैवी पार्टीज भी हो जाती थी। हैवी पार्टी से मुराद? हैवी पार्टीज आप समझ ले, उसमें ड्रग्स भी होती थी, सब कुछ होता था, उसमें पिल्स भी होती थी, डेफिनेटली, और उसमें डांस और मुजरे भी होते थे। अच्छा, पार्टी पे आपकी मुलाकात हुई, और पार्टीज किस किस्म की? बहुत सी पार्टीज होती थी, कुछ लो लेवल की पार्टीज होती थी, कुछ नॉर्मल होती थी, और कुछ हैवी पार्टीज होती थी।
اچھا جو ہماری پارٹیز ہوتی ہیں وہ لو لیول کی ہائی لیول کی نہیں ہوتی, ہم تو اپنی گیٹ ٹوگیدر کے حساب سے کرتے ہیں. لیکن یہ والی جو پارٹیز تھی اس ٹائم ایک برتھ ڈے تھی, مطلب میری کلیگ تھی ٹھیک ہے, سینئر, ٹھیک ہے, اس کی برتھ ڈے تھی, اس کی وجہ سے میرے اوپر پرچے ورچے بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا اس کو بولتے ہیں, اس پارٹی میں میں گئی. اس سے پہلے بھی میری ایک دو پارٹیز میں وہیں پہ انہیں کی پارٹیز میں ملاقات تھی رانی اکرم سے. ٹھیک ہے, جسٹ مطلب السلام علیکم, وعلیکم السلام, گیٹ ٹوگیدر, شناسائی تھی. وہ کسی کے دوست تھے یا کسی کے ریفرنس سے آتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں, یہ ہمیں پتا تھا کہ یہ یہاں پہ یہ پولیس انسپیکٹر ہے, اور یہ جو بھی پارٹیز وغیرہ ہوتی ہے ان کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں. یعنی ایک پولیس والا وہاں پہ پارٹیز کو سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے. اور یہاں تک بھی پتا چلا تھا کہ یہ جو رانا اکرم ہے یہ آلموسٹ جتنی بھی لاہور میں بڑی بڑی پارٹیز ہوتی تھی ان کو جا کے خود ان کے ڈالے باہر کھڑے ہوتے تھے اور ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی. یا بات کریں 2019 20 21 جب کرونا تھا, 2019 میں کرونا آیا, 20 کی بات کر رہی ہوں میں. بالکل ٹھیک ہے, 20 کی میں 2020 کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تب یہ انسپیکٹر تھے. جی اس ٹائم انسپیکٹر, ابھی ان کی جو ریٹائرمنٹ تو پچھلے سال ہوئی ہے. جب میرا کیس میرے ہسبینڈ کے اوپر انہوں نے پرچہ فیک پرچہ دیا تھا 24 میں 7 مطلب 5 تاریخ تھی, 7واں مہینہ تھا, تب اس کے بعد یہ ابھی میرے میں 25 میں ان کی ہوئی ہے. اچھا, آپ سے ملاقات ہوتی ہے پارٹیز میں, آپ لوگوں کی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہے, وہاں پہ رانا اکرم صاحب بھی ہوتے ہیں اور آپ کی شناسائی ہو جاتی ہے. شناسائی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں ہماری چلتی رہیں. ایک میری اسی پارٹی میں لڑائی ہوئی, میں نے کسی کو تھپڑ مار دیا. وہ کیوں مارا؟ وہ کوئی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی, میں نے تھپڑ مار دیا. میل کو تھپڑ مارا؟ میل کو تھپڑ مارا. تو وہاں سے میں اپنا موو کر گئی. اس کے بعد اس پارٹی میں مجھے کافی دفعہ بلایا گیا, بلانے کی کوشش کی گئی, میں نہیں گئی. پھر مجھے تھریڈ کیا گیا, لائف تھریڈ کیا گیا. مجھے کہا گیا کہ اگر تم ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی یا تم ہماری بات نہیں مانو گی تو ہم تمہیں مروا دیں گے. اچھا, جس کو تھپڑ مارا تھا؟ نہیں. اچھا, ویسے پارٹی کس نے کہا, کس نے دھمکی دی؟ یہ رانا اکرم کی انہی کی ٹیم, یہ سارے ایک ہی ٹیم ہے. مطلب یہ جو نا مطلب جو پارٹی ارینج کرتا ہے وہ بھی, جو وہاں پہ ڈرگ سپلائی کرتا ہے وہ بھی, یہ سارے بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں آپ. سب ثابت کریں گی یہ چیز؟ یہ ثابت ہے. اچھا, پہلے 2 سال پہلے میں نے سب کے نام لیے تھے, تو میرے اوپر ایک بندی کی اسی میری سینئر ایکٹرس کی وجہ سے اس نے میرے اوپر FIR کروا دی تھی جھوٹی. حالانکہ تک اس FIR کا میرے ساتھ کوئی مطلب نہیں تھا. انویسٹیگیشن میں نام آیا 7 یوٹیوبروں کا. میرا ایک جو میرا میٹر تھا وہ تھا پریس کلب میں, میرا پیمپرا کے ساتھ تھا. انہوں نے FIA نے ان سے پیسے لے کے میرے اوپر جھوٹی FIR دی. اچھا, سائبر کرائم نے پیسے لیے, یہ آپ کیسے وثوق سے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے پتا چلا تھا, میں کنفرم نہیں کہہ سکتی, لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پہ کسی کی بات نہیں چھپاتا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, رانا اکرم صاحب سے پھر آپ کی شناسائی بڑھتی چلی گئی؟ بڑھتی نہیں گئی. پھر کچھ وقت آیا, مجھے کچھ لوگوں نے بولا کہ بھی مطلب جا تو تم ان کی ٹیم کا حصہ بن جاؤ, نہیں تو پھر تم سوچ لو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اور ان کی ٹیم کیا کام کرتی تھی؟ یہ پارٹیز ارینج کرتی تھی اور اس میں ڈرگز دینی تھی؟ دیکھیں ڈرگس تو یہ مجھے آئیڈیا کنفرم نہیں ہے, لیکن پارٹی میں ڈرگ ضرور ہوتی تھی, وہ نہیں پتا کہاں سے آتی تھی. لیکن سننے میں آیا تھا کہ یہ رانا اکرم پرووائڈ کرتا تھا. ظاہر ہے پولیس باہر کھڑی ہے اور اندر ڈرگ چل رہی ہے, پارٹی چل رہی ہے, وہ کوئی نہیں پوچھتا تھا بلکہ پروٹیکشن دیتا تھا. پروٹیکشن تھی نا, ان کی ڈالے والے باہر کھڑے ہوئے تو پروٹیکشن دے رہے ہیں نا ان کو. تو یہ سارے سینیریو چلتے تھے. پھر اس کے بعد 21 میں مجھے کافی زیادہ پھر تھیٹرز کھل گئے. میں نے تھیٹر شروع کیا. میں نے الفلاح میں میرا ڈرامہ لگا ہوا تھا, 1-2 ڈرامے میں نے کیے. جب ڈرامے کیے تو مجھے کچھ میرے گاڑی کے پیچھے کچھ لوگ نظر آئے, مجھے پیچھا کرتے ہوئے. کچھ لوگوں نے مجھے گاڑی سے مطلب کوئی بدتمیزی نہیں کی, لیکن ایسے شیشہ نوک کر کے نا تو بولا کہ باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ایسے مار دیں گے, ٹپکا دیں گے, ایسے کیا. پھر میں نے پتا کروایا کہ یہ کیا چیز ہے. پھر انہوں نے بولا کہ ظاہر سی بات ہے, تم اگر پنگے لو گی ان لوگوں کے ساتھ تمہارے ساتھ مسئلے مسائل ہوئیں گے. پھر میں نے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا میں نے تھیٹر چھوڑ دیا. میں نے شوبز کو خیر بات کہہ دیا. ڈر کے چھوڑ دیا آپ نے تھیٹر؟ ڈر کے چھوڑ, انہی لوگوں کی وجہ سے, انہی لوگوں کی وجہ سے کہ میں نے تھیٹر نہیں کرنا, نہ میں نے قسمت بیگ بننا ہے, نہ میں نے اس کے جیسی اور کوئی بننا ہے. کہ ہمارے تھیٹر میں یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ کسی کی بات مانتے ہو یا چلتے ہو تو ان کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں. یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بھی ایک دوسرے کی بات, یا لڑکی آگے نکلنے شروع ہو جاتی ہے یا ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے, اسی ٹائم یا لڑکی کو غائب کر دیتے ہیں یا اس کو شوٹ کر دیتے ہیں. نہیں تو آپ کو اپنے تھیٹر میں رانا اکرم صاحب کی یا کسی بھی دیگر پارٹی ممبر کی, ان کی گینگ کی کوئی سپورٹ حاصل تھی پہلے؟ نہیں,
जस्ट कैजुअली फ्रेंड्स, मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं था, ये नहीं होता था कि मैंने कोई वहाँ पे जाके परफॉर्म करना होता था या कोई नहीं, मतलब आप मेरी फ्रेंड है तो आपने बोल दिया कि यार आज मैंने बर्थडे रखी तुम आ जाना, आज मैंने फलाने की बर्थडे रखी, आज मैंने फलाना गेट टुगेदर रखा, चलो यार आज डिनर रखा है आ जाना। हम लोग भी कहते थे कि हमारी सीनियर है, कोलीग्स है, कोई मसला नहीं, जाने में क्या हर्ज है। ये सारी चीज़ें चलती रही। एक नहीं, ये मैंने सुना है कि वहाँ पे काफ़ी लोगों की मतलब जो है ना पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो ये सबको सिक्योरिटी वगैरह ये फ्राहम करता है, यानी अपना दस्ते शफ़क़त उन पे रखते हैं। जी रखते हैं, इनका ये सारा सिस्टम था। इस बारे में कंफर्म है आप? कंफर्म है ये ठीक तो है। डेफिनेटली। ये मैं आपको 2020 की बात बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद जब मेरे साथ ये सिनेरियो हुआ, मैं घर से मतलब मैंने निकलना बंद कर दिया, डर गई। मैंने कहा सोचा कि यार मैं कहीं ये ना हो कि इनके हत्थे चढ़ जाऊं और ये मुझे मार दें और कल को ये बोलें जी जैसे दूसरियों के यारों ने मारा था। मेरा तो कोई ऐसा स्कैंडल, आज तक मेरा कोई स्कैंडल नहीं। मैंने डायरेक्ट शादी की है। मैंने शादी कर ली 23 में। ठीक है। 2023 में मैं शादी करती हूँ। 2023 में जब मैं शादी करती हूँ तो इनको नहीं पता कि मेरी शादी हो गई। आपकी शादी होती है अमाद भट्ट से? इबाद भट्ट, अमाद अली भट्ट से। ठीक हाँ, है। उनसे मेरी शादी होती है। वो नेशनल हैं हॉलैंड के। उनसे मेरी शादी होती है। उससे कोई साल के बाद इनको पता चलता है कि मेरी शादी हो गई। ठीक है। मेरा एक्स हस्बैंड जो था ना वो भी इसी ग्रुप के साथ मिला हुआ था, जो आर्टिस्ट वगैरह थी या जिनके साथ मेरे रिलेशन थे उनके साथ मिला हुआ था। वो मुझे उन दिनों में खिलवा रहा था कि मतलब जो है ना इसको छोड़ के तुम मेरे पास वापस आ जाओ, तुम ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा भाई मैं क्यों करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा बंदा दिया है, तो मैं क्यों ऐसी हरकत करूँ। ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। जब ये सिनेरियो हुआ, जिस दिन मेरे घर पे रिट हुई, उसमें उन दिनों में मेरे को मेडिकल इशू चल रहे थे। ठीक है। आपने शायद वो वीडियो देखी भी होगी जो 2024 में आपके घर पे रेड होती है। रेड होती है, इसमें मुख्तलिफ पैकेट्स मिलते हैं। पैकेट्स मिलते हैं और वो पैकेट्स ये होते हैं कि यहाँ से लाते हैं, बाहर से ला के ड्राइंग रूम में रखते हैं। खोलते नहीं, खोलने से पहले कहते हैं बीबी ए तेरे करो निकले ना, बीबी ए तेरे करो निकले ना। ये राना अकरम वहाँ पे खड़े होके कह रहा है बीबी ए दस ना ए तेरे करो। अच्छा मुझे नहीं बता रहे, मुझे दिखा नहीं रहे कि क्या है। वीडियो वो जो पैकेट आप देखेंगे ना अभी भी वीडियो, वो पैकेट के ऊपर यूँ रख के वीडियो बनाते हैं, वो पैकेट वापस डालते हैं। जब वो वीडियो बन जाती है उनको वैसे ही बैगों को बंद करते हैं और बाहर ले जाते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि 2024 में जो राना अकरम साहब की सरबराही में रेड हुई थी आपके घर, आप कहती हैं वो रेड फेक थी और मनशियात पुलिस ने खुद आपके घर रखी थी? रखी नहीं थी, लाए थे और ले गए थे। हाँ, मतलब आप पे डाली गई थी वो डाली गई थी। और अच्छा। लेकिन वो FIR भी इन्होंने मेरे घर की नहीं दी। हाँ, इन्होंने वो FIR झूठी कर, मतलब डेफिनेटली इनको वो पता था कि भाई ये सब झूठ है। FIR इन्होंने दे दी वादित कॉलोनी की। ठीक है, वादित कॉलोनी में। हाँ जी, ठीक है। इन्होंने बोला जी मेरे हस्बैंड की जो FIR थी वो मैं आपको सेंड करती हूँ। उसके ऊपर लिखा गया जी 10 किलो जो वो पिल्स हैं वो हैं पीछे डिग्गी में, और 1 किलो कोकेन जो है उसने गोद में रखी हुई है और वो सेल कर रहा है। पर्चे के FIR के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं उसकी राइटिंग में। मुझे नहीं उससे पहले पता था कि ये क्या सिनेरियो चल रहा है। 5-7 दिन तो इन्होंने पहले उसको अंदर रखा मेरे हस्बैंड को। मैंने ये सोचा कि मेरे जो ना एक्स हस्बैंड की वजह से ना उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए या ये वो करने के लिए ना मुझे तंग करने के लिए ये सब कुछ किया है, तो कोई बात नहीं, क्या होएगा, मैं पुलिस का सहारा लूँगी। मैं अपनी तरफ से सोच रही हूँ कि मेरा बंदा जो ना किडनैप हो गया है, पुलिस वालों के हत्थे नहीं तो राना अकरम वहाँ पे आपको नजर नहीं आया? आप कहती हैं आया था ना, मुझे वहाँ से आइडिया हो गया ना कि मेरा एक्स हस्बैंड भी उनके साथ मिला हुआ है, तो ये सारे मिलके ना को गेम कर रहे हैं। 4 दिन के बाद मुझे राना अकरम की कॉल आती है मेरे हस्बैंड के नंबर से। मुझे कहता है कि इसका भी आपके पास प्रूफ है और सारी चीज़ें हैं? अभी नहीं है, अभी मेरे पास मतलब जो मोबाइल के फुटेजेस है ना वो मिलेंगे जो उस टाइम कॉल्स आई थी, क्योंकि वो मैंने सारी इंक्वायरी में दी थी, तो मेरी इंक्वायरी जो थी वो आपके हक में हुई थी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद राना अकरम गिल्टी हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये वो इंक्वायरी जिसमें राना अकरम बाकायदा गिल्टी हुआ था? अब माशाल्लाह उसके ऑर्डर हो गए पर्चे के। अच्छा, ये आज ही हुए हैं? आज हुए हैं। अच्छा, फिर मैंने इन्होंने मुझे कहा, राना अकरम ने मेरे हस्बैंड के नंबर से कॉल की, कहता वो ना 50 लाख रुपया भेज दे, तेरे बंदे नूं छाड़ देना। आपको कहा? मुझे कहा तैनू नहीं पता हैगा तू की कर रही हैगी है, तू पागल हैगी है, तैनू समझ नहीं हैगी। अच्छा, ऐसे वो आपको पता उसकी लैंग्वेज भी ऐसी है। अच्छा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा राना साहब बात ये है, आप हुक्म करें,
मसला क्या है इसको। अच्छा, मंशियात का मेरे ज़हन में दूर दूर से भी ख्याल नहीं है कि मंशियात का क्या सीन होएगा। मेरे ज़हन में होएगा कि ये पकड़ के लेके गए हैं, इसको ब्लैकमेल करेंगे, मुझे ब्लैकमेल करेंगे, या इसके ऊपर कोई पर्चा वर्चा देंगे। अब वो जमानत हो जाएगी 2 दिन बाद और छोड़ हाँ देंगे। जी, मैं इस चक्कर में थी। जब इसने 50 लाख बोला ना, मैंने तो सीधी गाली निकाली। मैंने किसको बेच के देना भाई तुम्हें? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। मेरे घर पे जो भी माल था, जो भी कुछ था, इवन दैट मेरे घर के शैम्पू भी उठा के ले गए। 60 से 70 लाख की मालियत का जो सामान था। मैं बैंक वगैरह पे बिलीव नहीं करती। हम लोगों को आपको पता ही है, थोड़ा सा उठ के जाने में, आने में, इन चीज़ों में हम लोग कहते हैं यार बैंक को छोड़ो। और उस टाइम में वैसे भी इतना बैंक को प्रेफर तो अब ज़्यादा बैंक को हो रहा है ना। ठीक है, वो तो मर्जी आपके, आप बैंक यूज़ नहीं करती थी, घर में कैश होता था आपके, वो कैश भी ले गए ये लोग। कैश भी ले गए। 8 से 10 से 12 तोले सोना था, वो भी ले गए। मेरी रोलेक्स वॉचेस, जो मेरी थी करेंसी थी आउट ऑफ कंट्रीज़ की, जितनी भी जिधर मैंने शोज़ वगैरह करती थी, वो भी सारी काफ़ी इन्होंने मेरा लॉस किया। मैंने कहा, मैं तो परेशान थी। मैंने कहा यार तुम लोग मेरे घर से भी सब कुछ ले गए और ऊपर से मुझे 50 लाख मांग रहे हो, मैं मर जाऊँ। 4 साल हो गए मुझे थिएटर छोड़े हुए। जिस बंदे से मैंने शादी की है उससे एक, आप देखो जिससे भी शादी करते हो आप मेंटली तौर पे एग्री होते हो कि आपने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इसको छुरियाँ नहीं फेरनी, इसको खाना नहीं। मतलब एक बंदे की ज़िंदगी होती है ना। मैंने कहा मैं एक सर्कल है, चल रहा है हमारा ज़िंदगी का, ठीक है, नॉर्मल है, चल रहा है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊँ? मैं तो ब्लास्ट हो गई। तेनू नहीं पता तुम की कर रही है, तू समझ नहीं रही है, 50 लाख रुपया भेज दे, तेरे बंदे ने छाड़ देना। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा पोलाइटली काम लिया कि कहीं ये ना हो कि उस बेचारे को ना नुकसान हो जाए। फिर भी मैंने ना 1 दिन गुजरा, फिर 2 दिन गुजर गए। 2 दिन के बाद फिर फ़ोन आता है कि हाँ की किता ही। मैंने कहा किस बारे में? वो 50 लाख रुपया नहीं देना तू? 50 लाख नहीं, फिर 70 लाख हो गया। अच्छा, कहता 70 लाख रुपया भेज दे। मैं कहा कल 50 से 70 हो गया, 2 दिन का इतना एक्स्ट्रा होता है। अच्छा जी, मैंने ना इसको ईजी ले लिया। इन्होंने 10 तारीख को, 7वें महीने की 10 तारीख को मेरे हस्बैंड के ऊपर FIR दे दी। यानी पकड़ने के बाद अपनी तहवील में रखा 5 दिन और उसके बाद FIR दी जब पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले, ठीक है। जब इनको पैसे नहीं मिले तब इन्होंने FIR दी। और जब इन्होंने वो मंशियात वाला जो एक आप क्लिप देखिएगा, उसके अंदर मेरा हस्बैंड कह रहा है जी मेरी बीवी को छोड़ दें, या आप कह रहे हैं तो मैं ये काम करता हूँ, यानी पैसे देता हूँ। नहीं, मंशियात का इन्होंने पहले मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया। यानी ये कि इनका कोई लिंक नहीं है, मैं करता हूँ ये काम, मैं करता हूँ, आप मेरी बीवी को छोड़ दो। उसकी वजह क्या थी? इन्होंने बोला था रानी अकरम ने कि अगर तुम नहीं मानते हो ना कि ये मंशियात तुम्हारी है तो बीवी को भी नामजद करेंगे। नहीं, हम तुम्हारी बीवी के तुम्हारे सामने कपड़े उतारेंगे। ये किसने कहा? रानी अकरम ने। आपके हस्बैंड को? जी, कि अगर तुमने, क्योंकि वो उसको मार रहे थे, वो कह रहा था कि भी तुम मानो कि ये मंशियात तुम्हारी है। वो वीडियो बना रहे थे ना, तो उन्होंने कहा मैं देखो कोई भी बंदे के लिए मौत तो नहीं है छेड़नी है, तो उसके लिए तो मौत थी। ये बोला भाई मैं क्यों बोलूँ ऐसा। ये इसने फिर देखा ना रानी अकरम के वो नहीं मान रहा, कहता वो इसने गाली निकाल के बोला चल ठीक है फिर जे तू नहीं मानता तो ले आओ फड़ के उन्होंने कपड़े लाओ, निगार चौधरी के कपड़े लाओ। जी, यानी बीवी के कपड़े हस्बैंड के सामने उतारो, सामने उतारो सब लोगों के सामने। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही है? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ मैंने कभी भी ना कभी इन चीज़ों के लिए झूठ बोला और ना ही मुझे ज़रूरत है। मैंने तब भी पिट के ये बातें बताई थी, लेकिन मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया था। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको छोड़ दो, जो तुम लोग कहते हो मैं मान लेता हूँ। जाहिर है कि इतना कोई भी गैरतमंद मर्द ये नहीं चाहता कि उसकी बीवी के साथ ऐसे और वो देखे। और मैं आज भी ये कहती हूँ कि अगर कोई बगैरत होता ना, वो कहता है मैं अपनी जान छुड़ाऊँ, निकलूँ, बीवी को फंसा दूँ, फंसे या ना फंसे वो अलग मैटर है, लेकिन वो खुद निकल जाता। जब उसने ये सारा कुछ किया ना, फिर मैं अपने बंदे के पीछे हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, इस बंदे ने मेरे लिए इतनी बड़ी, उस दिन अगर कर देता या यही कह देता ये मेरे साथ मुलव्वस है या कुछ भी बयान ऐसा कर देता, मेरी तो ज़िंदगी इन्होंने तबाह कर देनी थी। इन्होंने एक्चुअली ये सारा मेरे लिए बोया था, राउंड मेरे लिए बनाया था कि हम इसके हस्बैंड को पकड़ लेंगे, इसको हम ब्लैकमेल करेंगे और इसको हम जैसे कहेंगे ये वैसे यूज़ करेंगे, निगार चौधरी को वैसे यूज़ करेंगे। मेरे साथ क्या हुआ, जब मुझे ये सारा पता चला, मैंने एक वकील को बुलवाया, उसके साथ मैंने मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने मुझे बोला कि आप हक पे हैं। मैंने कहा जी मैं हक पे हूँ। कहता है एक कुएं में छलांग लगाते हैं, तर गए तो नसीब, डूब गए
तो इनके हाथों से ख़त्म। अंधेरे में गोली चलाते हैं हाँ। मतलब, ठीक है। हमने क्या किया कि एक एप्लीकेशन लिखी जो हमारे ऊपर रियलिटी थी, जो हमारे साथ हुआ। हमने CCPO के मियाना साहब के पास जाके मैं पेश हुई। जाके मैं उनको कहा, मैं सर अल्लाह पाक की रहमत देखे CCPO के मियाना साहब मुझे मिल गए। मैंने कहा सर मेरी ये एक फरियाद है और आप इसके ऊपर इंक्वायरी करवा दें। उन्होंने सेफ सिटी निकलवाए, जो जितना भी सारा मवाद था वो इकट्ठा करके ना रानी अकरम को गिल्टी करार दे दिया। बाकायदा इंक्वायरी हुई? इंक्वायरी हुई, SSP ताहिर साहब के अंडर इंक्वायरी हुई। फिर मुझे SSP ताहिर वो जो है इमरान बुखारी साहब, अच्छा इमरान करामत बुखारी साहब, उनकी अंडर इन्होंने मुझे कुछ 4 पासपोर्ट, 2 मोबाइल, कोई 2 से 2.5 तोले सोना जो ना वापस किया। अच्छा, ये वापस कितने अरसे बाद आपको मिल रहा है? तकरीबन कुछ 3 महीने बाद। 3 महीने बाद जो आपके घर से रेड के दौरान चीजें लेके गए थे? जी, मैं 3 महीने मैंने धक्के खाए हैं, जलील हुई हूं उनके लिए। और वो भी आप CCPO साहब के पास पेश हुई तो उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनी? मैंने मतलब ये 10 तारीख को पर्चा होता है, 20 तारीख को मैं CCPO कमियाना साहब के सामने पेश हो गई। ठीक है। क्योंकि आपको बताइए जब आप जितना डिले करते हो आपका काम उतना लॉस होता है। वो सारी उसी मंथ की उन्होंने सेफ सिटी भी निकलवा ली। ठीक है। और उधर से मेरे घर के जो बाहर के जितने भी लोगों के कैमरे थे मेरे घर में तो छोड़ के कुछ नहीं गए थे, वो भी निकलवा लिए। वो सारा कुछ अल्लाह पाक की रहमत हुई कि मिल गया इनको। अच्छा जी, उसके बाद हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने बोला कि जी आप जो ना अपनी एप्लीकेशन वापस लो। रानी अकरम ने बोला, आप पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया। ये जो मेरे ऊपर FIR हुई थी ना, ये भी प्रेशर की वजह से हुई थी। ये जो मेरी कुलीग है ना, उसका कसूर नहीं है इतना इस FIR में, उससे करवाई गई FIR। मैं ये कहूँगी उससे करवाएगी, क्योंकि ये बात उसने खुद बोली थी अपने लफ्ज़ों में कि मैंने नहीं कहा था, मेरी वजह से ये FIR नहीं हुई तुम्हारे ऊपर। ये FIR तो रानी अकरम भाई ने, उन्होंने, और जो उसका हस्बैंड वो भी इंस्पेक्टर है, इनकी वजह से हुई है तुम्हारे ऊपर। नहीं तो राना अकरम को आपसे क्या इतनी कह लें कि दुश्मनी है? कोई उसकी डिमांड आपने पूरी नहीं की या उसका कोई तकाजा था? क्या मामला क्या था कि वो राना अकरम हाथ धो के आपके पीछे पड़ गया? अच्छा, मुझे आज तक इस बात की नहीं समझ आई। मैंने एक वीडियो देखी है, आपने उसमें बताया कि राना अकरम जो है वो डिमांड कर रहा था कोई फिजिकल होने की या इस किस्म की कोई बात थी। वो जो फिजिकली होने वाली बात मैंने की ना, वो इन्होंने मुझे कहा, प्रेशराइज कर रहे थे कि मतलब जो ना तुम अपनी FIR वापस लो। मैं वापस नहीं ले रही थी। रानी अकरम ने मुझे बोला कि भी जो ना तुम मुझे 50 लाख रुपया दो तो मैंने तुम्हारे हस्बैंड को विदिन 1 मंथ बाहर निकलवा देता हूँ। मैंने इनको बोला कि चलो ठीक है, मैं ना कर लूँगी, पर मुझे ट्रस्ट नहीं है, तुम ना मेरे हस्बैंड को मुझे फिजिकली मिलवाओ पहले। वो आपने एक वीडियो देखी होगी कि मेरे हस्बैंड जो ना गाड़ी में बैठा हुआ है पीछे। हाँ, वो गाड़ी में वीडियो मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी में आपके हस्बैंड बैठे हैं, आप बैठी हैं और राना अकरम साहब ड्राइव कर रहे हैं। वो इलीगल मेरे हस्बैंड को गाड़ी निकलवा के लाते। उस वक्त तो जेल में चले गए थे आपके जेल में थे। कौन सी जेल में थे? कैंपस में। अच्छा, कैंप जेल में थे। कैंपस में थे, शमा पे। हाँ जी, ठीक है। उधर मेरे हस्बैंड से इलीगल निकलवा के लाते हैं। पूरा दिन तकरीबन हम 4 से 5 घंटे इकट्ठा घूमते हैं हम गाड़ी में, कहीं बैठते नहीं, कहीं कॉफ़ी पी ली, कहीं से कुछ खा लिया, गप्पे शप्पे लड़ाते रहे, ये वो। अच्छा, मैंने ना लास्ट इनको छोड़ा इछरा में, इनके ऑफिस के सामने, मतलब जो वो थाना जो है इछरा थाना, हाँ जी, उधर से अमाद भी चल के गया है और राना अकरम भी चल के गया है। अमाद कहाँ गया है? कैंप जेल? ओ हाँ, नहीं, इसको पहले थाने ले गए ना, फिर उसके बाद कहते हैं 2 दिन के बाद फिर कैंप जेल गया ये। अच्छा, ठीक है। 2 दिन इन्होंने उसको अंदर रखा। अच्छा, रानी अकरम ने मुझे बोला कि तुम ना रात को आना, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ अगली। 50 लाख वाली बात तो मेरे ज़हन में आ गई ना कि भी इसने मांगे हैं। तो मुझे मेरे वकीलों ने भी, उन लोगों ने भी कहा कि अगर तुम्हारा ये अगर इससे जान छोड़ता है ना 50 लाख से, तो तुम ये करके ना तो इससे जान छुड़वा लो, बजाय कि तुम मज़ीद परेशानियों में उलझो। मैंने भी उन दिनों में बात की किसी से कि मेरा एक प्लॉट पड़ा हुआ था, मैंने कहा सेल कर लेते हैं, नहीं तो उसके जो हैं मेरे हस्बैंड के जो हैं फैमिली वाले, उन्होंने भी बोला कि हम भी करते हैं तो हम करवा लेते हैं। अच्छा, रात को मैं जाती हूँ तकरीबन 10 बजे रानी अकरम के ऑफिस के सामने। मुझे कहता अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, आप मेरी गाड़ी में आओ। मैं अंदर क्यों आऊँ? मुझे मेरे वकील ने बताया था कि तुमने अंदर नहीं जाना, इनकी प्लेस पे नहीं जाना। ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्या किया कि ये आ गया मेरी गाड़ी में, कहता अपने मोबाइल बंद कर दो। मैंने मोबाइल बंद किया। मोबाइल बंद करने के बाद ना
मुझे कहता है तुमने ना मुझे 50 लाख रुपया देना है मैनू, 2 को राता मेरे नाल रहना है, ऐसे। ये आपको इंस्पेक्टर राना अकरम कह रहे हैं? राना अकरम कह रहे हैं। अच्छा मैंने ना एकदम ये ऐसे करंट नहीं लगता, हाँ। मुझे ऐसे फील हुआ कि यार मैं तो ये सोच के आई थी किसी ने बोलना है कि चलो ये वाला तो को खाना मुझे पहले कहता था मैंने ना तुमसे खाना भी खाना है साथ में। मेरे ज़हन में यही था कि कोई बुफे शुफे का कहेगा या कोई ऐसी फटीक डालेगा, कोई और 20,000 की फटीक हो जाएगी ऊपर। मैंने मेंटली तौर पे ये रखा हुआ था। मैंने कहा आपने तो बोला था कि राना साहब खाना शाना तो खाना शाना आप बोलिएगा मैं आपको खिला दूँ। नहीं नहीं साडा खाना ऐ होंदा है, तुसी 2 को राता मेरे नाल रहना है, महीने 1.5 महीने च तुहाडे बंदे ने घर आ जाना है। अच्छा मैंने ना इसको जवाब नहीं दिया, मैं घर वापस आ गई। वापस आई हूँ रात को 12 बजे मुझे किसी फरिश्ते का फ़ोन आता है, कहता सुबह 12 बजे तक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना वरना तुम सोचना कि तुम्हारी ज़िंदगी है या नहीं। अच्छा, कोई इन्फॉर्म करता है आपको और फिर आप उसके बाद प्रेस क्लब में जाके? मैंने कहा 12 रात के 12 बजे का टाइम है। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से करूँगी, आपको पता प्रेस क्लब की एक फ़ी भी होती है, उससे टाइम लेना होता है, उसकी बड़ी इश्यूज़ होते हैं। मैंने उसको बोला मैं तो इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकती, चलो ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं कर लूँगी। कहता यार मैं तेन कह रहा कर ले तू, मतलब उसने बड़ा ना मैंने कहा चल ठीक है, मैंने भी ऐसे कह दिया। मैंने कहा चल ठीक है मेरी फ़ी पे कर दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी, तो मैं कर लेती हूँ। वो फरिश्ता कोई साफ़ी था? बस मेरे लिए तो साफ़ी था, लेकिन मेरे लिए वो फरिश्ता था। वो जाहिर है जिसने प्रेस क्लब को मैनेज किया। ठीक है, जी। फीस वगैरह। अच्छा उसने फौरी मुझे वो 10 मिनट के बाद एक पर्ची आती है जी आपकी कल इस टाइम की प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस के बाद थरथलियाँ पड़ गई कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। कोई अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं उस बंदे की वजह से हूँ, क्योंकि उसने मशवरा दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बता दे लोगों को। सब कुछ उसने बोला जो तुम्हें पता है ना सब कुछ बता दो। तो फिर पुलिस के आला अफसरान भी हरकत में आए, उन्होंने बुलाया आपको, आप डीए इमरान किश्वर साहब के पास भी पेश हुई थी? नहीं। अच्छा। इमरान किश्वर साहब ने ये जो वीडियो आई थी ना, एक जो वीडियो मंशियात वाली जो घर रेड हुआ था आपके, जो मेरे घर रेड हुआ था, ये वाली मुझे नहीं पता था इस वीडियो का। जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 दिन के बाद मैं जाती CCPO के म्याना साहब के पास दोबारा कि सर मेरे केस के ऊपर मुझे बकाया सामान दिलाया जाए और उस बंदे को सज़ा दिलाई जाए। इमरान किश्वर साहब एक वीडियो दिखाते हैं म्याना साहब को कि सर ये रियलिटी है और ये बीबी झूठी है। अच्छा अब उससे पहले सब कुछ कंफर्म हो चुका था CCPO म्याना साहब को कि भी ये झूठ हो रहा है, यानी इंक्वायरी में गिल्टी करार पा गए थे राना? पा गए थे, हर चीज़ मतलब हमारी जो सारी चीज़ें थी वो मिल गई थी। अच्छा वो मुझे ना म्याना साहब कहते हैं कि बेटा आप जो है ना जाओ जाके थोड़ा सा अपने केस को देखो, तैयारी करो कि आप लोगों को ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर जरा ताकि वीडियो जो आई है मतलब वहाँ पैकेट्स नजर आ रहे हैं बाकायदा तौर पे। नहीं मैंने नहीं देखे उस टाइम तक पैकेट्स। अच्छा उस टाइम तक नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने अगले दिन आके ना थरथली डाल दी, अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली। मतलब जितने लाहौर के आप उसको देखेंगे मेरे ख्याल में कुछ 100 को मीडिया वाला पहुंचा होगा। वो सब के सब जिसको मैंने ऐसे एक ग्रुप में मैंने मैसेज छोड़ा वो जितने थे अल्लाह पाक की रहमत सभी वो आ गए मेरी तरफ। अच्छा जी मैंने प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस में कहा जी जो वीडियो है ना, जो वीडियो बनाई गई है उसको मंजर आम पे लाया जाए। जब मैं चोर हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं कहूँगी जी वो वीडियो मंजर आम पे लाई जाए, या फिर मैं किसी देखो मैं गलत हूँ ना तो मैं क्या करूँगी, मैं आपके साथ डील करूँगी कि यार मेरी जान छाड़ तू की लानत मैनू की देना। जब मैं गलत नहीं हूँ तो तब तक तो मैंने चीखना जब तक मुझे अक्ल नहीं आनी। बिल्कुल सही है, ठीक है। जब मुझे अक्ल आई तब तक ये सारी चीज़ों के पानी मेरे सर से गुजर चुके थे, क्योंकि मैं सच्ची थी, मैं चीखती रही। अच्छा जब वो वीडियो आई तो सारे प्रेस वाले जो थे ना मेरे खिलाफ हो गए। नहीं निगार वो ये हो गया, वो हो गया, निगार हमने जो हमारी इंसल्ट हो गई है, हमारी बड़ी मुसीबत बन गई। आपको पता है सहाफ़ी काफ़ी कमज़ोर दिल के मालिक होते हैं, कुछ सहाफ़ी या अक्सर सहाफ़ी कह लें, मोस्टली कुछ हैं जो इस टाइम स्टैंड लेके आज कामयाब हैं। जो स्टैंड लेके वो कामयाब भी तो है ना। अच्छा अब मैंने ना कहा कि मैं एक वीडियो आप लोगों को शेयर करती हूँ सारे ग्रुप में, आप इस वीडियो को चला के ना उससे जवाब ले लें कि अगर वो मुजरिम है जो उसके घर से ये मंशियात निकली है
تم اس کی گاڑی میں کیا کر رہے ہو اور اس کے ہسبینڈ کو انلیگلی نکلوا کے لا کے تو میٹنگیں کیوں کروا رہے ہو؟ ہاں یہ تو بات ہے ویسے. میں نے نا وہ ویڈیو جاری کر دی. کسی نے بھی میری ویڈیو نہیں لگائی, کسی نے بھی میرا موقف جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچایا. عوام تک نہیں پہنچایا. اچھا جی, میں اسی چکر میں اللہ پاک کی رحمت ہوئی, میں پھر گئی عمران کرامت بخاری صاحب کے پاس کہ سر اس کے آرڈر نہیں ہو رہے اور میرا سامان نہیں مل رہا مجھے. کہتا آپ نا ہائی کورٹ سیشن کورٹ میں جا کے ریٹ کر دیں, آپ کو وہاں سے فائدہ ہو جائے گا, آپ کلوز کرتے ہیں بات. یعنی دیکھیں ایک پولیس والا مشورہ بھی دے رہا ہے, پولیس والا آپ کی بات بھی سن رہا ہے, آپ کو میں ایک بار بتاؤں, اور ایک پولیس والا آپ کو تنگ کر رہا ہے. کچھ گھٹیا لوگوں کی وجہ سے, یہ جیسے رانا اکرم جیسے لوگوں نے نا, جو ہمارے بہت اچھے کمیانہ صاحب جیسے, طاہر صاحب جیسے موسٹلی پولیس افسران موسٹلی بڑے اچھے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی وجہ سے بدنام ہیں. ورنہ ہمارے جو اس ٹائم سینئر افسر ہیں اتنے اچھے ہیں نا, اتنے کوآپریٹیو ہیں, اتنے زیادہ ان کے میں نے یہ 2 سالوں میں دیکھا ہے. ہاں 2 سال میں تو آپ کا آنا جانا میرا تو سمجھے کہ لوگ سوئے ہوتے تھے دوپہر کے ٹائم, شکر دوپہر ہوتی تھی تو میں ان کے دفتروں پہ ہوتی تھی. میں نے بہت دھکے کھائے. مطلب آپ کا افسران کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا رہا, لیکن یہاں پر جو تھانے کی سطح پہ آپ کا اچھا نہیں رہا, ایس ایچ او کے حد تک. انہوں نے بھی. اچھا ایک چیز اور میں نے سنی آپ کی کہ آپ نے انمول پنکی کا نام کبھی رانا اکرم کے منہ سے نہیں سنا. اچھا نہیں, رانا اکرم کے ساتھ ایکچولی میری جسٹ فرینڈ شپ اتنی تھی کہ السلام علیکم وعلیکم السلام, یعنی فرینڈ شپ تھی آپ کی. فرینڈ شپ مینس کہ اب ہم سارے گیٹ ٹوگیدر میں آئی ہوں, میں نے آ کے سب کو بولا السلام علیکم. اس میں سے کسی نے سیریس لے لیا, کسی نے نہیں لیا, ایسا ہی ہے نا, کسی نے امپورٹنس دے دی. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رانا اکرم صاحب کے ساتھ پہلے تو ان کے نگار چودھری صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے, نہیں پارٹیز اٹینڈ ہوتی رہی, لیکن جیسے ہی کوئی اختلاف آیا تو اس کے بعد یہ خلاف ہو گئی. اگر میرے رانا اکرم کے ساتھ کوئی اچھے تعلق ہوتے یا میری کوئی ایسی چیزیں ہوتی تو وہ منظر عام پہ آتی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے آج کل کے زمانے میں ایک بھی چیز چھپنا مشکل ہے. میرا رانا اکرم کے ساتھ کبھی نمبر بھی شیئر نہیں ہوا تھا. اچھا, کبھی بات بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن میرے جو پیچھے میری جو لابی تھی نا, رانا اکرم نہیں تھا, میرے پیچھے جو لابی لگی تھی نا وہ میرا ہسبینڈ تھا اور میری سینئر ایکٹریس تھی. ایکس ہسبینڈ آپ کا؟ ہاں جی, جو میرا ایکس ہسبینڈ تھا اور جو میری سینئر ایکٹریس تھی نا, جن کی وجہ سے میں اس پورے شکنجے میں آئی. اور اس کو جس کو بولتے ہیں کہ میرے لیے یہ انہوں نے مورا بنایا, رانا اکرم جیسے فلانے جیسے, جو آپ کو پتا جو اس ٹائم طاقتور ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی جو اسٹیج کی سینئر کاسٹ ہے اس نے رانا اکرم کو استعمال کیا آپ کے خلاف. جی, کیونکہ حسد ہوتا ہے, یہ اسٹیج انڈسٹری میں تو بہت زیادہ ہے. یہ حسد کی, میں ایکچولی حسد کے. کون کر رہا تھا آپ سے حسد؟ نام نہیں لینا چاہتی, ویسے بتا دیں اشارتاً. دیکھیں حسد ہوا تو یہ ساری چیزیں چلی, اور جب میں نے نام لیا تو ایف آئی آر ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں, اور وہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی وہ ایف آئی آر بھی اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ میں اس میں قصور تھی میں یا گلٹی تھی, کیونکہ میں نے کوئی غلط بات کی نہیں تھی اور نہ ہی میں نے ان کے بارے میں کچھ بولا تھا. میں نے تو جسٹ اپنا مدعا بیان کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس کی وجہ پیچھے یہ ہے جو ہونے والی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ رانا اکرم نے اس ایشو کو اٹھا کے, حالانکہ وہ پیمپرا کا مسئلہ تھا, وہ دوسرا مسئلہ ہی نہیں تھا, انہوں نے سائبر کرائم والوں کو دیا. اور وہ شاید آپ نے کچھ انٹرویوز جو یوٹیوبرز کو اور سوشل میڈیا کے لیے دیے ہیں, شاید اس کی وجہ سے آپ کو نامزد کر دیا اس میں. نہیں, میں نے جتنے بھی انٹرویوز دیے نا, میں نے اس میں رانا اکرم کو اور جو میرے ساتھ ہوا میں نے اس کو ریئلٹی میں رکھا. اور انہوں نے کچھ فیک وائس, وہ جو اے آئی والی وائس کر کے انہوں نے کر کے نا اس کو بڑھا چڑھا کے. 2024 میں تو اے آئی نہیں تھی. نہیں, انہوں نے کیا. اچھا, یعنی کہیں کا کلپ کہیں کا جوڑ دیا, کہیں کا کلپ کہیں کا جوڑ دیا, اور کہیں کے لپسنگ کہیں کی اس کو کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی آپ سے کوئی بدلہ لے رہا تھا. تو چل رہا تھا نا, آلموسٹ چل رہی تھی ساری چیزیں. پھر اس کے بعد اب جب میرے ہسبینڈ کو انہوں نے 15 سال کی سزا کروا دی میری پریس کانفرنس کے بعد, لے پھر تو ہون ویک, اب تمہارے ہسبینڈ پہ سزا ہو گئی ہے, سیشن کورٹ سے آپ کی سزا ہوئی. ہاں, اب تمہاری جو ہے وہ بھی ضمانت نہیں ہونی. آ جاتے ہیں جی پھر گھوم کے میرے کیس پہ جو میرے اوپر پرچہ ہوا, جو ایف آئی اے میں ہوا. ایف آئی اے میں. ہاں. اچھا جی, میں نے کہا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کی چھوٹ, مطلب اس کے اوپر 15 سال کی سزا ہو گئی ہے, اس کی مجھے بھول گئی ہے, اپنی پڑ گئی ہے. انہوں نے میری نیچے سے ضمانت کینسل کروا دی.
सेशन कोर्ट से, उसमें से 7 यूट्यूबर थे, 2 लेडीज़ और थी और एक मैं थी। मेरा और 7 यूट्यूबरों का नाम था इन्वेस्टिगेशन में। जो 2 लेडीज़ थी जिसके ऊपर एक्चुअली नामजाद पर्चा हुआ था, हमारे ऊपर नामजाद पर्चा नहीं ठीक था। है, नामजद नहीं थे आप लोग। अच्छा, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में थे। जब ये सारा सिनेरियो हुआ, उसको कंफर्म करने के लिए एफआईए में पैसे दिए गए वो सरफराज को, चौधरी सरफराज जी जी अल मारूफ, जी, केस अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ डक्की भाई। डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली उसको पैसे नहीं दिए वो गए। इसलिए तो नहीं कि कहीं वो मंजरनामे से हट गए तो आप नाम ले रही हैं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप अल्लाह कहते को हाजिर नाजर जान के कहती हूँ। और मैंने ये अदालत में भी, ये मैंने उनके दफ्तर में भी जाके, मैं वहाँ पे मैंने बड़ा बोला था कि एक दफ़ा आप इन्वेस्टिगेशन करें, मैंने किया क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने जो आ रहा है मैंने नहीं बोला ऐसे। यानी आपके मुखालिफिन ने पैसे दिए। हाँ और जी उसके बाद तो एनसीसीआई ने खैर बड़ा भरपूर एक्शन लिया, अब तो बहुत से लोग फारिग कर दिए जी, वहाँ पे। बहुत से लोग फारिग हुए। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो था, मैं घूम शूम के जी, मुझे किसी ने एडवाइस किया कि तुम उस एक्टर से मिलो, मिल के ये बात कहो कि मुझे इस एफआईआर से निकाल दो, आपकी मेहरबानी, आपके कुलीग्स हैं, क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है। और जेन्युइन बात है, मेरा अल्लाह वाहिद जानता है, मैं आज भी उनकी इज्जत करती हूँ, एक्ट्रेस की। एक्ट्रेस की। उसकी आज भी मैं ऐसे इज्जत करती हूँ जैसे कि एक अपनी माँ की या बड़ी बहन की करते हैं। उनसे काम सीखा आपने? नहीं, काम नहीं सीखा, लेकिन ये है कि इकट्ठे काम किया? इकट्ठे भी काम नहीं इतना किया, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था उस टाइम तक उनके कोई मसले मसाइल ज़्यादा, लेकिन वो सीनियर हैं हाँ इसलिए। सीनियर हैं ठीक इस है। वजह से। अच्छा जी, मैं उनके घर चली गई किसी के साथ, जो वो भी हमारा शोबिस का बहुत बड़ा सितारा है, जिसके साथ मैं गई। जाके ना मैंने बैठ कर मैंने कहा मैडम जी मुझे एफआईआर से निकलवा दें, मैं पहले बड़ी परेशान हूँ, बड़ी मुसीबतों में हूँ। ये मुझे रोज़ सुबह 9 बजे उठ के हर तीसरे दिन अदालत जाना पड़ता है, काम डिस्टर्ब होता और मैं मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हूँ कि समझ नहीं आती कि क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, ऐसे ही जो उनके हस्बैंड थे वो अंदर से निकले, और निकल के कहते कि मैंने तो एफआईआर जो ना नहीं करवाई, ए तेरा भाई है, निकल पूछ ले, तू स्टेट नाल पंगा ले लिया, राणे अकरम भाई ने, और इन्होंने करवाई, इन्होंने नाल डील कर ले। यानी वो भी कहती है राणा अकरम के पास जाएं। हाँ, राणे इनके साथ डील कर लो, मेरी तरफ से तो मेरी बहन हो, मेरी तरफ से तो एफआईआर खारिज है। पर मसला ये है कि अब तुमने इतने लोगों को छेड़ दिया है, इतने लोगों के तुमने नाम ले दिए हैं, तो अब तुम कैसे इनसे बचोगी। अच्छा, मैंने चुप करके सुनती रही कि एक्चुअली मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरे हिसाब से बात नहीं होनी कि उस दिन ही मुझे पता चला कि एक्चुअली मुद्दा मैडम नहीं थी, मुद्दा था पीछे ये लोग जिन्होंने मेरे ऊपर ये एफआईआर करवाई। अच्छा, मैंने ना कहा मैडम जी मुझे क्या करना चाहिए। कहती कि जैसे ये कहते हैं वैसे कर लो, यानी जो कहते मान लो तो तुम्हारी जो एफआईआर है वो खत्म हो जाएगी। मैंने कहा जी क्या मानना है। अच्छा, यानी ये भी घूम फिर के कहा कि अकरम के पास जाएं आप, रानी अकरम के पास जाओ, ये तुम्हारा भाई बैठा है, इनके साथ बात करो। हाँ। तो जो उनका हस्बैंड था वो भी इंस्पेक्टर था, जो थी ना मेरी कुलीग्स थी वो भी थे। अच्छा, मैंने उनको बोला कि भाई बताएं मैं क्या करूं, मैं तो एक मजलूम हूं। जब आप देखो, अब मैं आपके घर आ गई हूं ना, आपका आगे जो दिल करे वो कहें, जो तेरा आपका दिल करे वो करें। मैं तो आ गई हूँ, अपने मतलब समझो अपनी ईगो, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी हर चीज़ को ख़त्म करके आई हूँ ना। मतलब जब आप किसी की तरफ जाते हो तो अपना ख़त्म होता है, तो आप किसी की तरफ जाते हो। मैंने कहा मैं अब आ गई हूँ तो आप मुझे हुक्म करें क्या करना है। तेनू पता ही नहीं है तू की कह गई है, तेनू पता ही नहीं है तू स्टेट नाल पंगा लै गई, स्टेट नाल। अच्छा जी, वो इतना ऊंचे बोले, जेन्युइन मेरा ब्लड प्रेशर जो ना जैसे मेरे हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो गए। मैं बिल्कुल जो ना, इनको क्या हो गया, हाइपर नहीं 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 नहीं, मैं टेंशन में आ गई कि कहीं मेरे साथ कोई मसला ना हो जाए यहाँ पे। हाँ। मुझे अपनी पड़ गई ना। हाँ। अच्छा, मैंने दिल में सोचा निगार कंट्रोल, थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल चाहिए वरना ये लोग जीत जाएंगे। मैंने कहा भाई मुझे बताएं, मुझे तो अकल वकल नहीं है, आपको पता ही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तुमने बहुत बड़े बड़े नाम ले दिए हैं, तुमने पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम कर दिया है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक बिठाता हूँ प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे बैठ के जो जो बोलते हैं हम वो तुम कह दो,
हम तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हारे पीछे एक पुलिस फोर्स का डाला होएगा पूरा, हम तुम्हें कोई कुछ कहेगा हम उसको फेस करेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई मैंने क्या कहना है और किसके बारे में कहना है? कहता जी वो एक तो तुमने स्टेट के साथ पंगा ले लिया और ऊपर से तुमने वो जो एप्लीकेशन दी हुई है CCPO किमियाना साहब को, वो जो तुम्हारी हो गया है वो ठीक है, जो तुम्हें मिल गया वो मिल गया, इसके आगे तुमने क्या लेना है, उसको दफा करो। आप समझ गई गेम? अब मुझे गेम का तो पहले ही पता था, लेकिन मैं चाह रही थी कि ये अपने मुंह से बोले हैं, मुंह से भी बोले, लेकिन कुछ चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि ये वाली सारी गेम के पीछे राना अकरम है, मेरे ऊपर FIR करवाने में, और ये सारी चीज़ों को मैं समझ रही थी कि शायद वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। मैंने ना कहा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए? कहता कि आप जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, आप वहाँ पे बैठ के बोलें कि मुझे ना ये किसी ने बोला था कहने के लिए, तो मैंने किसी के कहने में आके ये कह दिया है, लेकिन ये है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ पुलिस वालों से, राना अकरम से, फलाने से, और जो है ना मैं अपनी एप्लीकेशन वापस लेती हूँ। अच्छा मैंने कहा भाई मुझे ये बताएं मैंने किसके कहने पे, मतलब जिसका आपने मुझे बताया है तो फिर नाम भी तो मुझे लेना पड़ेगा ना, तो मैंने किसके कहने पे किया होगा? मुझे कहता कि तुम कह दो कि ये सारा कुछ जो है ना आबिद बॉक्सर के कहने पे तुमने किया। अच्छा वो मुखालिफ लॉबी आबिद बॉक्सर। अच्छा ना मैंने ना एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने दिल में सोचा कि निगार अब जो है ना तुमने अगर यहाँ पे खामोश रही ना तो आज तुम हार जाओगी, और आज के बाद ये लोग या तो तुम्हारे सर पे नाचेंगे तो या फिर ये तुम्हारे पाँव में बैठेंगे। मैंने ना अपने आप से अंदर से बातें करनी, फैसला कर लिया। मैंने ना मैडम से मुखातब होकर कहा, मैंने कहा मैडम देखे मैं तो आपका मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप मेरी बहनों की तरह हैं, बड़ी बहनों की तरह हैं, अगर मेरे से कहीं गलती हो गई है मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आप माफ़ कर दें। बकाया ये कि इस मैटर को आप रहने दें, इस मैटर में इन्होंने मेरे साथ जेन्युइन ज्यादती की, मैं उसको अपनी बहन समझ के बात कर रही हूँ। उस टाइम तक मुझे आइडिया नहीं कि पीछे खिचड़ी बहुत बड़ी है। अच्छा जी मैंने जब ये बात करी, कहती तुम्हें पता नहीं है निगार, तुम एक स्टेट के साथ पंगा लेके बैठी हुई हो, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर क्यों FIR दूंगी? भाई इन्होंने FIR दी है, इनका मतलब है ये, इनके साथ तुम डील कर लो, अगर ये करते हैं तो ठीक है, मैं तो तुम्हारे लिए ऐसे कुछ नहीं कर सकती। अच्छा मैं चुप कर गई। मैंने कहा भाई बात ये है कि आबिद बॉक्सर में ऐसे, मैंने भाई बात ये है कि आबिद बॉक्सर के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, हाँ ना वो कसूरवार है इसमें। मैंने कहा आबिद बॉक्सर के साथ मेरे फ़ोन आप जी आपका हम उसमें नंबर दे देंगे, वो CBR में दे देंगे, वो क्या उसको बोलते हैं, कभी आप ट्रैवल नहीं कर सकोगी आपको। अच्छा हाँ बड़े इसने इन्होंने मुझे धमकियाँ दी, हम आपको साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ा कुछ इन्होंने बोला, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, मुझे तो याद भी नहीं, मेरा दिमाग बंद हो गया, इतना वो बोला। शॉक्ड हो गई ना आप सिचुएशन देख के? हाँ मुझे सिर्फ ये सुना दिखाई दे रहा है कि बोल रहे हैं पर समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरे दिल में खौफ बैठना शुरू हो गया। अच्छा मैंने ना कहा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए? कहता कि जी नहीं बस ਇਹ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ऐसे करके ना। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा मैडम जी आप क्या कहती हैं, आपने FIR वापस लेनी है कि नहीं? कहती मैं नहीं FIR वापस ले सकती, अगर तुम इनकी बात नहीं मानोगी तुम्हें अंदर से अरेस्ट करवाएंगे, तुम्हारी नीचे से ज़मानत कैंसिल करवाई ना इन्होंने, ऊपर से भी करवाएंगे, अंदर से तुम्हें अरेस्ट करेंगे वहाँ से, तो फिर तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। मैंने दिल में सोचा कि कुएं मतलब जो है ना ये तो इस कुएं से निकल के ना, कुएं से निकल के तो वो एक जंगल में फंस जाना, वो इससे तो शायद मैं निकल जाऊं, उससे तो वो भी ज़िंदगी तो मेरी ख़त्म हो जाएगी। मेरे तो खानदान के खानदान ही नज़र आने, मैं कौन सा कोई ऐसी कोई हूँ या मेरे पीछे कौन सा कोई पीछे बहुत बड़ा माफिया जी, मुझे टेंशन नहीं है। मैंने कहा मैडम जी बात ये है, जेलों में इंसान जाते हैं कुत्ते ने, मैं भी चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। ये कह के उठाई आप? मैंने ना कहा, मैंने डरते डरते मैंने जो मेरे साथ कोलीग था ना, मेरे साथ मेरी सिस्टर भी गई हुई थी। पहले मेरी सिस्टर मेरी फैमिली मुझे फुली टॉर्चर कर रही है कि तुम्हारी गलतियां हैं, तुम्हारी वजह से हम लोग भुगत रहे। देखो जाहिर सी बात है बहन भाइयों को तो होता है ना, और कोई भी फैमिली में मेरे को शोबिज़ में नहीं है, सिर्फ मैं ऑल एंड ऑल हूँ, तो हम तुम्हारी वजह से जलील हो रहे हैं, हमारी शादियां ख़राब हो रही हैं, हमारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, बड़ा कुछ इन्होंने डिस्टर्ब किया।
उस दिन ना मेरी बहन ने बोला कि आज मुझे अपनी बहन पे प्राउड है कि उसने सही फैसला किया। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी बहन ऐसी इनकी कोई बात माने। अच्छा जी, मैं वापस आई, 3 डेटों पे मैं ऐसे गई, हर डेट पे मैं अपनी गाड़ी छोड़ के, मोबाइल छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के कि आज मैं अरेस्ट हो जाऊंगी। और आप तैयार थी कि आपने जेल जाना, तो कोई बात नहीं, जाऊंगी और लड़ूंगी। क्योंकि मुझे पता था पीछे माफिया है ठीक है। कि इन्होंने मेरी ज़मानत नीचे से कैंसिल करवा दी, ऊपर से भी कैंसिल करवा देंगे, ये तो बहुत बड़ा माफिया है। इनकी मैंने बात नहीं मानी, ऊपर से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मैंने इतना कुछ कह दिया, तो अब ये मुझे कहाँ छोड़ेंगे। पर मैंने एक बात पे पक्की थी कि मेरा यकीन था कि अल्लाह पाक तू कहीं ना कहीं तो मुझे देख रहा है। और इसी वजह से गैबी मदद हुई, आपकी अनमोल पिंकी सामने आ गई और उससे कनेक्शन सामने ये आ गया। कनेक्शन तो आप सामने आए ना, ये मैं आपको 2 साल पहले की बात बता हाँ, रही हूँ। वही ना कि 2 साल आप स्ट्रगल अच्छा करती जी, रही। जब ना मेरी जमानत हो गई कंफर्म, ये मैं आपको फारूक हैदर साहब जज थे, तो जमानत कंफर्म हुई मेरी। आप यकीन करें, मेरे तो सर से लेके पाँव तक जैसे पूरा को पानी नहीं डालता, इतना पसीना आया मुझे। FIA वाले केस में? हाँ जी, FIA वाले केस में मेरी जमानत हो गई। अल्लाह पाक की रहमत हुई, उसी जज के पास मेरे हस्बैंड का केस लग गया। अपील हमने की हुई थी, अपील में मेरे हस्बैंड को उसने बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने। मतलब हमारी अपील भी माशाल्लाह जल्दी लग गई। दूसरी की तीसरी डेट में उन्होंने वो सारा मंगवा लिया नीचे से। 10 किलो इन्होंने 11 किलो मेरे हस्बैंड के ऊपर डाला था मवाद। 10 किलो जो नीचे वाला जो जज था इमरान शफी, उसने खारिज कर दिया, क्योंकि ना उसके अंदर गाड़ी की बरामदगी डाली गई, ना उसके अंदर माल मुकदमा डाला गया, ना उसके केस कमजोर था। केस के अंदर ना ही उनके बयानात मिले पुलिस वालों के आपस में, जो कि एक होता है ना, डेफिनेटली सब पूरा फेक था, तो फेक का क्या बयानात मिलने। अल्लाह पाक की ज़ात तो कहीं ना कहीं होती है ना, प्लानिंग तो नहीं हो सकती ना इतनी बड़ी। अच्छा जी, अब आ गई बात, ये सब बोले मुझे, FIR वाले भी, ये जितने भी बड़े अच्छे लोग थे, इवन दैट के करामत बुखारी साहब भी बोले, निगार सारी बातें मान लेते हैं यार, वो एक इंस्पेक्टर, वो इतनी मंशियात कहाँ से लाएगा। अच्छा, पॉइंट की बात क्वायरी में डिस्कस हुआ कि माल खाने में भी इतनी तो नहीं होगी जितनी डाली गई है। इतनी तो नहीं जितनी डाली गई है, वो इतने जोगा तो नहीं। एक इंस्पेक्टर है, वो उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो इतना मवाद कहाँ से लाएगा। मैंने कहा बुखारी साहब, कहता चेक करो, तो मैं मानता हूँ तुम्हें नहीं पता होगा, चेक करो, शायद तुम्हारा हस्बैंड कोई करता हो या तुम्हें ना पता हो, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है। मैंने कहा अच्छा, मैं भी थोड़ा सा ना घबरा गई कि शायद कोई इनके मीटिंग हो या कोई बात हो। लेकिन जब वो सारी चीज़ें मेरे सामने थी, मेरे हस्बैंड ने जैसे मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, बचाया इन लोगों से, जो सारी चीज़ें थी, मैंने कहा नहीं बुखारी साहब, अल्लाह, मैं अपने केस को अल्लाह की अदालत में छोड़ती हूँ। ये जब पिंकी वाला सिलसिला शुरू हुआ, अभी ये जब कुछ दिन तो पहले नहीं पता चला कि राना अकरम था या कौन था, लेकिन खबरें जो थी ना वो बहुत हाई वाली थी, बहुत समझ नहीं आ रही थी लोगों को कहाँ से शुरू करनी, कहाँ पे। कुछ लोग डरते मारे ना दें, कुछ लोग दें तो फिर डर जाएं। जब आया राना अकरम का नाम, सोशल मीडिया तो फट पड़ा कि यार ये निगार वाला केस, निगार वाला केस, बड़े लोगों ने हवाला दिया आपकी गुफ्तगू का। निगार वाला कैसे, निगार ने बोला था कि ये मंशियात अपने घर से लाया था, और यार ये अपने घर से लाया है मंशियात, देखो, ऐसे लोगों ने बोला। फिर तो उसका जवाब भी आपको मिल गया जो इमरान करामत बुखारी साहब ने आपसे पूछा था आज कि मंशियात कहाँ से लाया होगा। पूरे इदारों को मिल गया ना जवाब। बिल्कुल। अल्लाह पाक ने क्या रहमत की मेरे ऊपर, क्या एहसान किया कि सदियाँ नहीं गुजरने दी, हिस्ट्री नहीं बनने दी, विद इन डेज, इसको मैं डेज बोलूँगी। इतनी जल्दी तो अदालतों के बंदे धक्के नहीं खत्म होते। ठीक है, यानी आपने राना अकरम वगैरह के सामने घुटने नहीं टेके, उनकी बात नहीं मानी, उनकी नाजायज बात नहीं मानी, और आपने जंग लड़ी, वो सुरखरू हो गई। ये राना अकरम के फेजेस थे जो आपको वो तंग करता, जो आपने बयान किया है, ये ऐसे ही है? हाँ जी, ऐसा ही है। ये मामला यहाँ खत्म हो गया क्योंकि अनमोल पिंकी आ गई सामने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज कल जज साहब ने ऑर्डर ना क्लोज कर दिए पर्चे के। एक फेक इंक्वायरी होती है जिसकी वजह से मेरा 2 साल ना पर्चा लेट हो गया। ठीक है, वो मैंने बताया हुआ है, वो उसको अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक ने मेरे पे रहमत कर दी, अब तो ऑर्डर हो गए बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मुझे भेजेंगे ताकि मैं स्क्रीन पे चला सकूं कि ऑर्डर मिल गए आपको। अच्छा, ये सारा मामला ठीक है, निगार कुछ सवालात आपकी जानिब भी उठते हैं। मतलब जाहिर है कि आप बैठी हैं सामने, तो मेरा हक बनता है बतौर सहाफ़ी कि मैं आपसे पूछूं। मैंने आपकी सारी बात सुनी है। क्या, जैसे आपने कहा कि ये राना अकरम ने रेड रेंज किया और उसके बाद मनशियात आपके घर से निकली, बल्कि पुलिस साथ लाई थी, तो क्या ब्रेडफोर्ड में जो पर्चा हुआ था शायर में 2015 में आपके हस्बैंड पे, वो भी एक झूठी कहानी है? मैंने वो भी देखी है,
सोशल मीडिया पे कि जिसमें 6 साल कैद काट के आए हैं, 2021 में रिलीज होके आए हैं, ऐसी कोई बात है? अच्छा, इन्होंने ना वो मुझे भेजी थी वेबसाइट ना। हाँ। अच्छा, वो मैंने उस टाइम भी जिक्र किया था। वो जिस बंदे का नाम है ना, देखो नाम के साथ नाम मैच होता है। उस बंदे की सजा खत्म होती है 2027 में। नहीं, 2015 में पकड़ा गया है। 15 में पकड़ा गया था। 12 साल 12 साल सजा मैं बताता हूँ। और जो वहां का रूल है वो ये है कि 24 घंटे 2 दिन काउंट होते हैं, तो उस हिसाब से 6 साल बनती है। नहीं, क्या उसमें कंफर्मेशन है आपकी? जी कंफर्मेशन नहीं है। इन्होंने मुझे वो वेबसाइट दी, उस वेबसाइट पे मैं भी गई, हाँ, मैंने चेक किया। यानी आपके नोटिस में आई ये बात जी कि जी, इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, वो जब इन्होंने सोशल मीडिया पे फैलाई थी ना, उससे पहले वो चीज़ें मुझे ब्लैकमेल करने के लिए थी। अच्छा, बाद में सोशल मीडिया पे आई। बाद में वो तो जब फिर मैंने हर चीज़ इनकी ओपन कर दी, तो फिर इन्होंने बोला जी हम आपको ये देखे इसमें फंसा देंगे, हम आपको इसमें फंसा देंगे। मैं कहा हुण इस तो अगे की फसाना जेड़ी होएगी वेखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निगार चौधरी साहिबा। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपने मुलाहिजा किया, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।